केरल की एक नर्स, यमन के एक व्यस्त शहर में, और एक ऐसा अपराध जिसने दो देशों को झकझोर कर रख दिया। क्या वजह थी कि एक जीवन बचाने वाली नर्स ने एक जीवन ले लिया? और कैसे सदियों पुराना ब्लड मोनी का सिद्धांत अब उसकी किस्मत का फैसला कर रहा है? निमिषा प्रिय का मामला केवल एक हत्या का नहीं है। यह एक ऐसी कहानी है जो हताशा, धोखे और विदेशी जमीन पर जीवन की लड़ाई को चुनौती देती है। यह सिर्फ उसकी कहानी नहीं है, यह एक ऐसी कहानी है जो न्याय, संस्कृति और मानवाधिकारों की हमारी समझ को चुनौती देती है। यह मामला आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह एक डरावनी याद दिलाता है कि जब विश्वास टूटता है, जब सांस्कृतिक सीमाएं टकराती हैं, और जब एक हताश कदम मौत की सजा बन जाता है, तो क्या हो सकता है? मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि हम इस उच्च जोखिम वाले अंतर्राष्ट्रीय मामले के चौंकाने वाले तथ्यों को खोलेंगे और जानेंगे कि क्यों पूरी दुनिया निमिषा प्रिय की जिंदगी की लड़ाई पर नजर रखे हुए है। निमिषा प्रिय का जन्म 2 जुलाई 1985 को भारत के केरल राज्य के छोटे से गांव कोलिंगोडे में हुआ था। एक साधारण परिवार में पली बड़ी, वह अपने परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी, जो अपनी शैक्षिक मेहनत और देखभाल की प्रवृत्ति के लिए जानी जाती थी। उसका बचपन का सपना नर्स बनने का था, एक ऐसा पेशा जो उसे लोगों की सेवा करने और अपने परिवार की वित्तीय स्थिति को सुधारने का अवसर देता। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद निमिषा ने नर्सिंग में डिग्री प्राप्त की और एक स्थानीय अस्पताल में काम करना शुरू किया। दूसरों की मदद करने का उसका जुनून और अपने पेशे के प्रति उसकी प्रतिबद्धता शुरुआत से ही स्पष्ट थी। हालांकि घर की आर्थिक समस्याओं ने उसे विदेश में अवसरों की तलाश करने के लिए प्रेरित किया। 2015 में उसने यमन जाने का निर्णय लिया, जहां बेहतर आय का वादा और अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने का अवसर मिला। निमिषा का यमन जाने का निर्णय कई कारणों से प्रेरित था। यमन में चिकित्सा पेशेवरों की उच्च मांग, आकर्षक वेतन और अन्य खाड़ी देशों की तुलना में प्रवेश की कम बाधाएं थीं। इसके अलावा यमन में अन्य भारतीय प्रवासियों की मौजूदगी ने उसे एक समुदाय और समर्थन का एहसास दिया, जिससे यह एक अधिक सुलभ गंतव्य बन गया, खासकर उसके लिए जो अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय नौकरी पर जा रही थी। यमन पहुंचने पर निमिषा ने यमन की हलचल भरी राजधानी साना के एक निजी अस्पताल में नर्स के रूप में काम करना शुरू किया। देश में राजनीतिक उथल-पुथल के बावजूद उसने अपनी नई जिंदगी में समायोजित किया, एक अलग संस्कृति और भाषा को अपनाया। उसके लिए यमन एक चुनौती और आशा की किरण दोनों था, एक जगह जहां वह अपनी आकांक्षाओं को पूरा कर सकती थी और भारत में अपने परिवार की मदद कर सकती थी। तालल अब्दो मेहदी यमन के नागरिक 1978 में साना में जन्मे थे। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार में पले बड़े, जो छोटे लेकिन फलते फूलते व्यापारों के लिए जाने जाते थे। तालल एक करिश्माई और महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे, जिन्होंने तेजी से एक कुशल व्यापारी के रूप में अपनी पहचान बनाई। उन्हें लाभकारी अवसरों को पहचानने की विशेष क्षमता थी और वह यमन में प्रवासियों के लिए विभिन्न सेवाएं प्रदान करने जैसे विभिन्न व्यापारों में शामिल थे। तालल शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी थे। उनका जीवन मुख्य रूप से उनके परिवार और व्यापार के इर्द गिर्द घूमता था। वह अपने समुदाय में एक मददगार लेकिन चतुर व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे, जो यमन के जटिल सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में सहजता से काम कर सकते थे। हालांकि उनके व्यापारिक लेन देन अक्सर उन्हें विदेशी लोगों से मिलवाते थे, वह विशेष रूप से भारतीय प्रवासियों के प्रति आकर्षित थे, क्योंकि उनकी मेहनत और विश्वसनीयता की एक विशेष छवि थी। निमिषा प्रिय और तालल मेहदी की राहें 2016 में मिलीं, जब निमिषा को यमन में आए हुए लगभग 1 साल हो चुका था। उस समय निमिषा अपनी नर्सिंग नौकरी के अलावा अपनी आय को बढ़ाने के तरीकों की तलाश कर रही थी। तालल, जो पहले ही प्रवासी समुदाय में अच्छे से जुड़े हुए थे, ने उन्हें एक छोटी क्लिनिक खोलने में मदद करने का प्रस्ताव दिया, जो स्थानीय और प्रवासी जनसंख्या को सेवा प्रदान करेगी। रिपोर्ट्स के अनुसार समय के साथ तालल ने निमिषा का वित्तीय शोषण करना शुरू कर दिया। उसने क्लिनिक के मुनाफे से
अपनी तय हिस्सेदारी से कहीं अधिक की मांग की और अंततः उसने निमिषा का पासपोर्ट छीन लिया। यह कदम निमिषा को असहाय बना दिया और वह यमन छोड़ने में असमर्थ हो गई। 2017 के मध्य तक स्थिति नाजुक हो गई थी। निमिषा, जो फंसी हुई और हताश महसूस कर रही थी, ने अपने जीवन को अपने हाथों में लेने की योजना बनानी शुरू कर दी। उसने एक करीबी परिचित से अपने दिल की बात की और ताल से सामना करने और अपना पासपोर्ट वापस पाने की योजना बनाई। अपनी हताशा में निमिषा ने कथित तौर पर ताल से सामना करने और उसे अस्थायी रूप से निष्क्रिय करने के लिए एक एनेस्थेटिक केटामाइन का उपयोग करने का विचार किया। केटामाइन एक तेजी से असर करने वाला एनेस्थेटिक है जो चिकित्सा प्रक्रियाओं में बेहोशी पैदा करने के लिए आमतौर पर उपयोग किया जाता है। एक नर्स के रूप में निमिषा इसके प्रभावों से परिचित थी और शायद उसे विश्वास था कि यह ताल को नियंत्रित करने में मदद करेगा ताकि वह बिना किसी और बढ़ते तनाव के अपना पासपोर्ट वापस ले सके। 25 जुलाई 2017 को निमिषा ने ताल को अपने घर आमंत्रित किया, यह बहाना बनाकर कि वे क्लिनिक से जुड़ी बातों पर चर्चा करेंगे। ताल, जिसे कोई संदेह नहीं था, ने स्वीकार कर लिया। जब वह वहां पहुंचे, वातावरण तुरंत बदल गया। निमिषा और उसके सहयोगी ने ताल से उसका पासपोर्ट लौटाने की मांग की। हालांकि तालल ने इसका विरोध किया। जो एक सीधी सादी मुठभेड़ होनी चाहिए थी, वह नियंत्रण से बाहर हो गई। उसे निष्क्रिय करने के लिए एक अंतिम प्रयास में निमिषा और उसके सहयोगी ने केटामाइन का सेवन कराया, लेकिन बेहोश करने के बजाय खुराक घातक साबित हुई। ताल तुरंत गिर गए और उनकी मौत हो गई। अब निमिषा और उसके सहयोगी एक अकल्पनीय स्थिति का सामना कर रहे थे। उसके घर में एक मृत शरीर था और इसे संभालने के लिए कोई स्पष्ट योजना नहीं थी। हताशा के एक क्षण में उन्होंने शरीर को नष्ट करने का फैसला किया। उन्होंने तालल के शव के टुकड़े किए और उन्हें एक जल टैंक में छुपा दिया, उम्मीद करते हुए कि यह उन्हें अगले कदमों पर विचार करने के लिए समय देगी। तालल की अचानक गुमशुदगी का ध्यान नहीं गया। कुछ ही दिनों में उसके परिवार को संदेह हुआ और उन्होंने उसे लापता रिपोर्ट किया। जब तालल मेहदी को उनके परिवार ने साना, यमन में लापता बताया और उनका घर लौटने का कोई सुराग नहीं मिला, तो पुलिस ने एक जांच शुरू की। जैसे ही उन्होंने उसकी आखिरी झात गतिविधियों को जोड़ना शुरू किया, उनकी खोज निमिषा प्रिय के घर तक पहुंची। वह जगह जो जल्द ही एक डरावनी खोज का केंद्र बन गई। 1 अगस्त 2017 को यमनी अधिकारियों ने निमिषा के घर की तलाशी ली। जो उन्होंने पाया वह समुदाय में दहशत फैला देने वाला था। मेहदी के शव के टुकड़े एक जल टैंक में पाए गए। यह भयानक खोज तुरंत संदेहों को जन्म देती है और निमिषा प्रिय, साथ ही उसके कथित सहयोगी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान निमिषा ने मेहदी की मौत में अपनी संलिप्तता स्वीकार की, लेकिन यह दावा किया कि उसका इरादा उसे मारने का नहीं था। उसने कहा कि यह घटना उसके जब्त किए गए पासपोर्ट को वापस पाने और यमन से भागने के लिए एक हताश प्रयास था। हालांकि अधिकारियों को यह विश्वास नहीं हुआ। फोरेंसिक विश्लेषण में यह सामने आया कि मेहदी की मृत्यु केटामाइन की अधिक मात्रा से हुई थी, जो अभियोजन के मामले की आधारशिला बन गई। 2017 के अंत तक मामला औपचारिक रूप से बदल गया। निमिषा प्रिय पर यमनी कानून के तहत पूर्व निर्धारित हत्या का आरोप लगाया गया, जो एक गंभीर अपराध था। अभियोजन पक्ष ने तर्क किया कि उसके द्वारा की गई कार्रवाइयां, केटामाइन देना और बाद में शव के टुकड़े करना, एक योजनाबद्ध योजना को दर्शाती है, न कि किसी हताशा का परिणाम। अदालत में अभियोजन पक्ष ने एक भयावह कहानी प्रस्तुत की। उन्होंने आरोप लगाया कि निमिषा मेहदी द्वारा अपनी वित्तीय स्थिति और पासपोर्ट पर नियंत्रण से निराश होकर उसे खत्म करने की साजिश रच रही थी। उन्होंने शव को टुकड़े टुकड़े करने और उसे छुपाने के कदमों को उसकी मंशा का प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन बचाव पक्ष ने एक बहुत अलग तस्वीर पेश की। उनका कहना था कि निमिषा एक मानसिक शोषण, वित्तीय शोषण और ब्लैकमेल की शिकार थी। उनके वकीलों के अनुसार केटामाइन मेहदी को अस्थायी रूप से बेहोश करने के लिए था, ताकि वह अपना पासपोर्ट वापस प्राप्त कर सके, उसे मारने के लिए नहीं।
यह मामला केवल तथ्यों का नहीं था, यह एक विदेशी कानूनी प्रणाली को समझने का भी था। यमन में एक भारतीय नर्स निमिषा को सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों और व्यवस्था संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। यमनी कानून पूर्व निर्धारित हत्या पर सख्त है और एक विदेशी के रूप में निमिषा की स्थिति और भी नाजुक हो गई। उसका बचाव दल अभियोजन पक्ष द्वारा पेश की गई कहानी का विरोध करने के लिए संघर्ष कर रहा था, जबकि यह कानूनी वातावरण भारत से पूरी तरह अलग था। कई महीनों की तीव्र कानूनी लड़ाई के बाद 2018 में अदालत ने अपना फैसला सुनाया। निमिषा प्रिय को पूर्व निर्धारित हत्या का दोषी पाया गया और उसे फांसी की सजा सुनाई गई। यह निर्णय न केवल यमन को झकझोर देने वाला था, बल्कि भारत में भी विवाद उत्पन्न हुआ, जहां अधिवक्ता समूहों और नागरिकों ने यह सवाल उठाया कि क्या मामले की परिस्थितियों के अनुसार यह सजा उचित थी। फैसले के बाद निमिषा के परिवार ने उसकी जान बचाने के लिए एक निरंतर अभियान शुरू किया। अपीलें दायर की गईं, लेकिन यमनी कानूनी व्यवस्था में किसी तरह की नरमी के लिए बहुत कम स्थान था। यमनी कानून के तहत पीड़ित के परिवार को आरोपित को माफ करने का अधिकार होता है, जिसके बदले में उसे ब्लड मोनी, एक वित्तीय मुआवजा दिया जाता है। जैसा कि निमिषा को फांसी की सजा सुनाई गई थी, उसके परिवार और भारतीय सरकार ने मिलकर समझौते की कोशिश की। मेहदी के परिवार द्वारा माफी के बदले में मांगी गई राशि लगभग $1,50,00,000 थी। के समर्थकों ने धन जुटाने का प्रयास किया, लेकिन अंततः कोई समझौता नहीं हुआ। भारत सरकार ने हस्तक्षेप किया और कूटनीतिक माध्यमों से मेहदी के परिवार को खून का मुआवजा स्वीकार करने के लिए मनाने की कोशिश की। हालांकि भारत के प्रयासों के बावजूद यमनी कानूनी व्यवस्था ने अपनी स्थिति को मजबूती से बनाए रखा। जनवरी 2025 तक निमिषा प्रिय का भविष्य अभी भी अनिश्चित है। भारतीय सरकार और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों द्वारा की गई व्यापक कूटनीतिक कोशिशों के बावजूद उसकी मौत की सजा को रद्द नहीं किया गया है। वह अभी भी संभावित फांसी की सजा का सामना कर रही है। उसकी फांसी की सजा की सही तारीख अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया अभी भी खींचती जा रही है, जिससे उसके समर्थक और परिवार निरंतर चिंता की स्थिति में हैं। मेहदी के परिवार द्वारा $1,50,00,000 की खून के मुआवजे की मांग पर कोई समझौता न होने के कारण स्थिति में और जटिलता आ गई है। देखने के लिए धन्यवाद।